बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही बड़ी खबर, बल्कि ख़बरों की बाप खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर के इलेक्शन करने वाले फ़ैसला उसको मुस्तरद किया। लेकिन इस तरह बात इतनी आसान नहीं कि उन्होंने उसको मुस्तरद करके नई तारीख दी। कई वाक़यात रूप पजीर हो गए। अगर मैं एक फ़िक्रे में रखूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कर रहे थे और उनके 2 साथी जजेस जस्टिस इजाजुल अहसन साहब अल मशहूर मॉनिटरिंग जज पानामा लीक्स और उसके साथ मुनीब साहब जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके साकिब निसार साहब का एक जो है पेशकश थी, ये जो रिवाज आया आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का, तो उसका भी खातर खा फ़ायदा किसी न किसी मौके पे, बल्कि हर मौके पे आ रहा है, आता रहेगा। बहरहाल इन 3 जजेस ने जो फैसला दिया है, तफसीलात उसकी बहुत ज़्यादा है। उसमें इलेक्शन शेड्यूल भी है, उसमें वज़ारत ख़जाना को हुक्म भी है कि आप 22 या 21 बिलियन रुपए जो है वो फौरी तौर पर बंदोबस्त करें और दें। हर एक अहकाम आता है। मेरा ख्याल है कि एक हुक्म अब आर्मी चीफ को भी जाएगा कि इतनी जो यूनिट्स हैं या इतनी डिप्लॉयमेंट है फ़ौज की या रेंजर्स की, वो आप पोलिंग स्टेशन पे कर दें। तो कतई नज़र से कि इसके क्या जो है असरात निकलते हैं। वफाकी कबीना का इजलास भी चल रहा है जो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसके अंदर जो अभी तक जो खबर आई है वो तो वही आई है कि जी उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया वफाकी काबीना ने। चलो इस पर तो बात कितनी हो सकती है क्योंकि जब तक तफसील नहीं आती बात ही जो है मुझे नहीं मालूम कि क्या बनेगा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बाद ये तयन करना कि आज इस मुल्क का हुक्मरान कौन है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। आया इस मुल्क का हुक्मरान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एग्जेक्टिव्स की सारी पावर्स आज संभाल ली हैं और हुकूमत जो है वो उज़्व मुअत्तल के तौर पे इस वक्त जो है मौजूद है। यानी कि हुकूमत के पास कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट जिसके 2 जजेस आज चल रही हैं, 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के भी सारी पावर्स जो हैं वो अपने एक ज़ात के अंदर, एक बंदे के अंदर, उमर अताब बंदयाल के अंदर मुश्तमिल हो गई हैं। उन्हें हर चीज़ के डिसरिगार्ड, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे उनके लिए भी डिसमिसिव थे, उनके लिए उन्हें कई जो फैसले किए जो एक दूसरे की नफ़ी है। भारत ये वही बेंच है जिसने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जब ख़त्म किया था तो उनके साथी जो बेंच पे बैठे हुए थे, ये 5 का बेंच था, तो 3 ने फैसला किया था 2 के मुकाबले में। तो साथी जो जजेस थे उन्होंने लिखा था, शहजाद अफरीदी साहब थे, कि आप आइन को री-राइट कर रहे हैं, जिसमें कहा था कि जी कि आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ अगर वोट देंगे चीफ मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को, तो आइन कहता है कि वो डी-सीट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि डी-सीट भी हो जाएंगे और वो वोट भी नहीं काउंट होगा। यानी कि एक ऐसा चीज़ है कि वो बंदा को पागल ही होगा कि अगर ये क्लॉज आइन मौजूद होती तो वोट देता, कि वोट भी काउंट ना होता तो डी-सीट भी हो जाता। ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंचेस ने दिया। लेकिन ये इससे वो कहते हैं ना कि दे वर गॉटन अवे विद दैट, ये इससे वो नीचे गुजर गया। इस फैसले ने इनको कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि 12 सुप्रीम कोर्ट को छेड़ने का मतलब है कि रियासत पाकिस्तान को छेड़ना। और ये वो टक्कर है कि जो या माशरा ले सकता है या कोई खसूसी एमरजेंसी ले सकती है, जैसे मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को इंट्रोड्यूस कराई थी। आया उसके अमकानात कितने पैदा हुए मैं भी बताता हूँ। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है टेक्निकली डी फैक्टो डी जोरो उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त उज़्व मुअत्तल है और उमर अताब बंदयाल साहब प्रैक्टिकली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। हाँ, अगर ये फुल कोर्ट होता और फुल कोर्ट में 15 में से 8 जजेस का फैसला होता और ये करते तो इसकी तमतराक ही कुछ और थी, इसकी जो पावर ही कुछ और थी। लेकिन इनके पास पावर सिर्फ एक ही थी, वो इमरान खान साहब और उसकी पॉपुलर सपोर्ट की पावर थी। इन्होंने उस पर बैंक किया और उसके बाद उन्होंने अपना डाकखाना उसी तरह इमरान खान से मिलाया है जो डाकखाना इन्होंने 2016 से पानामा से शुरू किया हुआ था। और ये वही सेट ऑफ जजेस हैं
जिनमें से एक आध इजाफे और कमी के साथ वही एक जजेस का जत्था है जो कि मुख्तलिफ मौके पे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करता रहे। एक हुकूमत पहले ख़त्म की थी, उसके बाद इमरान खान साहब को प्रोजेक्ट साहब इमरान खान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसने इंस्टॉल किया था। अब ये सीना सब पर उनमें से आपने देखा कि मैं सही में कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो शौक खानम के अंदर आराम की नींद सो रहे हैं एक कोने में बैठ के, उनको फ़ौरन ही वहाँ पर जॉब मिल गई शौक खानम के अंदर। चुनाचे इससे अंदाज़ा लगाएं कि जजेस जो हैं इनकी सारों की आखिरी आरामगाह क्या है, ये सारी की सारी इमरान खान के साथ अपना मुस्तकबिल तलाश करके बैठे हैं। इशू कहाँ से शुरू हुआ? इशू ये हुआ कि यहाँ पे एक डोगर साहब थे जो CCPO लाहौर थे। उन डोगर साहब को जब ये हुकूमत तब्दील हुई दरमियान में, तो वो परवेज़ इलाही इनको हटा दिया गया। परवेज़ इलाही साहब के उनको अब ले क्या बड़ा उनका था, एक ब्लू आइट था और उसने बड़े बड़े कारनामे करने थे। उन डोगर साहब की इनकी बड़ी उम्मीदें थी और पंजाब हुकूमत में जिसको कहना चाहिए आयरन फिस्ट के साथ, एक आइनी हाथ के साथ इन्होंने हुकूमत करके और अपोजिशन को क्रश करना था। तो ये बड़ा इनका एक नाम था, पता नहीं कितना कर सकते, करते ना करते अलग बात है। बारह डोगर साहब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके क्रिप्स भी आए, किस तरीके से ताबेदारी के साथ उनके आगे बैठे हैं। फिर एक दफ़ा उनको उन्होंने हटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फेडरल गवर्नमेंट ने देखा कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल एक पार्टीजन बन गया है, तो उनका इख्तियार होता है कि अपने किसी अफसर को हटाएं। तो जब अभी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे तो डोगर को हटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़ुल अहसन साहब ने उनको बहाल कर दिया। ये वही इजाज़ुल अहसन साहब है, जैसे शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कोई इंतजामी तब्दीली की तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप ये इंतजामी तब्दीली नहीं कर सकते, FIA वालों को तब्दील नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते थे कि अभी भी हुकूमत के साथ खिलवाड़ जारी रखना चाहते हैं। वो तो उनके अंदर जो बोग्स है, जो अनाद है इजाज़ुल अहसन साहब के साथ, वो कोई ढका छुपा नहीं है। अब उसके लिए कोई जो इज्जत एहतराम जो सुप्रीम कोर्ट के जज को होना चाहिए, उनके अब करीब से नहीं गुजर सकता, गुजर चुका, क्योंकि उनके जो चाल चलन रहे हैं पैनामा के अंदर मॉनिटर जज के तौर पे उस बेंच के अंदर, और जिस तरीके से वो एक बॉडी लैंग्वेज के साथ खिलखिला के साकब निसार के साथ भी एक बेंच में छोटे से बेंच में बैठा के हुकूमतों के साथ खिलवाड़ करते रहे, ये वो इजाज़ुल अहसन साहब तो थे। अब दस्ते रास्त बने हुए हैं उमरता बंदयाल साहब के। ये कितने कानून है, कितनी कानूनी चीज़ें नहीं है। मैं भी उससे आने से पहले वो जो डोगर साहब का केस है, दोबारा जब निगरान बने डोगर साहब को हटा दिया गया, अब निगरान हुकूमत हटाया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट वाहिद है जो बरह रास्त फैसला कर रही। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 रुकनी बेंच के सामने डोगर साहब का फैसला आया, जिसके अंदर 2 रुकनी बेंच है, शायद एक इजाज़ुल अहसन से और एक मुज़ाहिर नकवी साहब थे। डोगर साहब का फैसला आया तो उन्होंने जब डोगर साहब को बहाल किया तो साथ का कि अच्छा इससे तो इलेक्शन भी चाहिए, खाली डोगर के बहाल होने से क्या होता है। तो उन्होंने 100 मोटो ले लिया और चीफ जस्टिस को नोट लिखा के भेजा कि इसके ऊपर 100 मोटो हम ले रहे हैं और कोई बेंच तश्कील करें जो कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। याद रखें कि हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, जैसे इस जवाद हसन का एक रुकनी बेंच का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, जिसने कहा था कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, और उसकी अपील जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में थी। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी अपील थी। वहाँ ये कैसे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) जिसके बारे में बहुत रिजर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्तेमाल कर सकता, कहा नहीं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट का हक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे 100 वोटों के खिलाफ तो उसके अलावा अपील नहीं हो सकती। बहरहाल इनके मुंह को खून लगा हुआ था, ये तो वज़ीर आज़म का ही खा चुके हैं। ये नवाज शरीफ साहब को पैनामा जो कि केस का हिस्सा नहीं था, उसके अंदर पैनामा निकला, नवाज शरीफ साहब को रोल नहीं था पैनामा में भी। जब उसमें केस चला तो उसमें अकामा निकला, अकामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरीके से डोगर के केस के ऊपर से 90 दिन का इलेक्शन निकल आया। सुप्रीम कोर्ट चूँकि उनको एक अंगड़ाई लेनी है, वो डटे हुए हैं, उन्होंने 9 रुकनी बेंच बना दिया अपनी तरफ से, उनका ख्याल है, और बड़े एहतमाम से वो बेंच जिसे आज फैसला किया, ये कल सबने बता दिया था ये फैसला। उमरता बंदयाल साहब ने कमाल कौन सा किया, कौन सी चीज़ थी इस फैसले के अंदर जो कि किसको मालूम नहीं थी कि आप ये फैसला देने वाला है। इसी के बारे में तो शोर होगा था इसके बारे में। लेकिन आप बहरहाल पाकिस्तान के अंदर तारीख तो पता आप लोगों की हैसियत से याद रखेगी। अभी तो आप समझ रहे हैं कि जो है ना, ये किस ऊँट किस कब्र बैठता है, ये आप देखें कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। कल मेरा ख्याल था कि शायद लगता है कि कोई मामला फहमी हो गई जिस तरीके से हुकूमत के वकील पेश हुए, तो मैंने कहा चलो अक्टूबर के इलेक्शन पे कॉन्सेंसस हो जाएगा। अब पहली बात ये लिखें, अब तो इलेक्शन ये मई में कराने चाहते हैं, अक्टूबर में भी नहीं होंगे।
क्या होगा अल्लाह रहम करे। चलो उसके बाद बात कर लेते हैं। अब इसमें उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया। 9 रुकनी बेंच में उन्होंने 5 बंदे वो रखे जो अंगूठा छाप थे। वो मुनीब अख्तर क्या और इजाजुल हसन क्या और मज़ार नकवी क्या और ये सारे, और 4 जजेस वो थे, मंसूर अली शाह साहब, मंदू खैल साहब और या अफरीदी साहब, कि ये उनके ख्याल तक जो है ना दूसरी तरफ होंगे। सीनियर जजेस नंबर 2 काजी फैजी साहब, नंबर 3 तारिक मसूद साहब। उनको हर बेंच से बैर रखा हुआ है क्योंकि सीनियर की ज़रूरत नहीं है, जो काम जूनियर से चल रहा है डंग टपाओ वो तो सीनियर की क्या ज़रूरत है। चुनाचे उन्होंने उस बेंच को बड़े इस्तेमाल से बनाया। उन्होंने पहले 2 जजेस पढ़ गए। उन्होंने कहा जी आप तो इसमें 100 मोटो ले नहीं सकते, ये तो 100 मोटो बनता ही नहीं है, इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर देना चाहिए। उनको बेंच से बाहर कर दिया गया। इतने में अल्लाह की एक स्कीम काम में आ गई। इजाजुल हसन साहब को और मज़ार नकवी साहब के जो चाल चलन है और लक्षण है वो लोगों के सामने आना शुरू हो गया। डिस्कशन में आए तो इन दोनों से अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। अब वो तो उनके जहन में था चीफ जस्टिस के, उसके अगर वो ना अलहदा होते तो इनको अलहदा नहीं होने देना था। ये अलहदा इसलिए हो कि जब 2 हो गए तो इनकी तसल्ली थी चीफ जस्टिस साहब को कि इनके 2 होने के बाद फिर आ जाएगी 5, उसमें मैं 3 2 हो जाऊँगा। 4 जजेस के निकलने के बाद बाकी 5 जजेस रह गए। 5 में से जब फैसला आया तो फैसला 3-2 का आया। अच्छा 3-2 का जब फैसला आया तो 2 जजेस ने फैसला ज़ाहिर है वही किया जो पहले 2 जजेस की राय थी। अब इन्होंने वहाँ पे उसी वक्त सारे लोगों ने कहा कि ये फैसला 4-3 किया क्योंकि 2 जजेस उसी बेंच के इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक नई पख निकाली कि ये कोई नया बेंच है या पता नहीं क्या है। मैं तो कानून का आदमी नहीं हूँ कि टेक्निकल क्या पख है। बहरहाल किसी भी सीनियर वकील ने इसके बारे में 2 राय नहीं दी। पहला ये कि ऐसे मामले पे फुल कोर्ट होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जब ये बेंच के फैसले आ गए तो उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता अखलाकी कानूनी क्यों करते इसके बारे में इस तरीके से 5 बेंच बना के और फिर वो अनाउंस कर दिया 3-2 का। और जब फिर पहले जब लिखा तो उसमें तो 2 जजेस की जो पहले जिसके खिलाफ फैसला दे चुके उनकी राय भी नहीं ली गई। बहरहाल इसमें इस धमा चौकड़ी में जस्टिस काजी फैजी साहब ने एक फैसला दे दिया अपनी बेंच का कि आप 183 के तहत जो है केस से नहीं सुन सकते, इसको या फुल कोर्ट सुने या इसको जब तक असम्बली में या सेनेट का जो बिल है वो फाइनल शक्ल नहीं इख्तियार कर जाता उस वक्त तक इस तरह के केसेस से इज्तनाब बरतना चाहिए। बहरहाल उन्होंने फिर आपके सामने है काजी फैजी साहब का फैसला जो था परसों रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर से किया। अब रजिस्ट्रार को जब काजी फैजी साहब ने आड़े हाथों लिया और कहा कि आप किस कानून के तहत एक बेंच के फैसले को सर्कुलर से अंडू कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कमाल शफ़क़त से आज उसको प्रोटेक्शन दे दी और रजिस्ट्रार को फिर काबीना ने वापस बुला लिया। वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार को वापस बुलाया तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, रजिस्ट्रार तो अब उसकी अहमियत बढ़ गई है डोगर की तरह। जिस तरह डोगर पंजाब में चाहिए इस तरह रजिस्ट्रार उमर अताब बंदयाल साहब को चाहिए। उन्होंने उसको रोक दिया। चलो रोक साहब अभी देखते हैं आगे क्या बढ़ते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है, आज का दिन तो चीफ जस्टिस साहब के एक्शन का दिन है ना। इसके जवाब में जो रिएक्शन के दिन है वो आज का दिन नहीं है, वो अगले 2-4 दिन है और इंतहाई ख़तरनाक दिन है। अब सूरत हाल ये है कि वफाकी काबीना ने इनके फैसले को रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर कानून आज भी फैसले के बाद भी कहते हैं कि फैसला 4-3 का है। उसी बेंच में जब 3-2 का फैसला हुआ तो उसके अंदर जो 2 जजेस थे उन्होंने लिख के दिया है कि हमारा फैसला पहले 2 जजेस का मुताबिक है, इसलिए ये 4-3 का फैसला इसको समझा जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उससे भी कहा कि नहीं उसकी तो हैसियत नहीं है, कोर्ट इसलिए 3-2 है, हम उसी को लेंगे। अब उनके ऊपर क्या मजबूरी है, क्या उनके ऊपर अफ्ताद है, कौन सी वो उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। आसिफ सईद खोसा साहब को तो एक्सटेंशन चाहिए थी 2 साल जो नहीं मिली, ना खुदाई मिला ना मिसाल समन्नम। उसके लिए उन्होंने ईमान बेचा, अपना किरदार बेचा, अपना सब कुछ बेचा और बर्बाद करके अपने आप को चले गए। अब नामो निशान नहीं है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान ही छोड़ के चले गए। इसी तरीके से ये उमर अताब बंदयाल साहब 15 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं, जब कहते 5 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, मुझे नहीं पता, आप गिन लें अप्रैल से और 15 सितंबर तक। लेकिन ये मुझे अप्रैल का महीना भी नहीं निकालते नज़र आए। मैं आज बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस साहब सुन लें, ये इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन आपने ये कारनामा किया कि बजाय कि मुफाहमत करते, किस ढिटाई से चीफ जस्टिस साहब सरकार इंतज़ामी तौर पे
सियासी जमातों को तो ऑर्डर कर रहे हैं कि इकट्ठे बैठे, अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर धींगा मुश्ती है। वो कौन सी मद है जिसमें काजी फायज ईसा या तारिक मसूद जो है वो आपसे कम है काबिलियत में, साख में, क्रेडिबिलिटी में? वो कौन सी मद है जिसमें ये जजेस आपसे कम है चीफ जस्टिस साहब? लेकिन आपने इन जजेस के साथ एक धमाल चौकड़ी मचा रखी है, पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बना दिया है। और आप अपने सुप्रीम कोर्ट में तो किसी के साथ बैठने पर तैयार नहीं है। 15 में से आप जो है पूरे फुल कोर्ट के को फेस नहीं कर सक रहे। आप पाकिस्तान की किस्मत के फैसले दे रहे हैं और उसके बाद आप जो है आपने पूरी आज इलेक्शन कमीशन के आइन की बिल्कुल मावरा अख्तियार अपने पास रख लिए। तो ये इस तरह काम जो है वो चलने वाला नहीं है। वफाकी काबीना ने तो आज इजलास में मुस्तरद कर ही दिया है इस सारे फैसले को, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक मामूली सा ये जो है आपको एक इशारा है। अभी तो पार्टी आज शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। पाकिस्तान के बारे में तो मेरे जो लोग कॉलम पढ़ते हैं और जो मेरे वीलॉग देखते हैं पिछले कई महीनों से, बल्कि साल 2 साल से, मैं कोई खुशी खबर नहीं दे रहा था। मेरे पास मायूसी के अलावा फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे तो जो हालात सामने हैं इसके पास मेरे पास कुछ आप लोगों को देने के लिए है ही नहीं। बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी ख़बरदार रहें कि अगले 2, 3, 4 दिन जो है या 1, 2, 3, 4 हफ्ते वो बहुत कुछ तमाशा दिखाने को है। और सबसे अहम खबर यह है कि अमरीकी जो है खम ठोक के इमरान खान साहब के हक़ में आ गए, जिसका मुझे पता था। वो जो अमरीकी मिरासले वाले फ्रॉड थे ना, आज अमरीकी एक कांग्रेसमैन ने कोई घंटे एक फ़ोन पे बात की और टाइम मैगज़ीन और ये सारे जो मुझे पता है ये अमरीकी मीडिया जो है ये सारे जो CIA के जो CNN और टाइम्स और ये इमरान खान साहब के इंटरव्यू से भरे हुए हैं और आइंदा दिनों में आने वाले हैं। तो इससे आप ये देख लें कि ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त कोई बंदा किसी की बात सुझाई नहीं देता। जो इमरान खान साहब से खड़े हैं उन्होंने भी कान ज़ेन सब बंद कर रखे हैं, जो मुखालिफ हैं तो उन्होंने भी बंद कर रखे हैं। बहरहाल इसके बाद तो हतमी नतीजा ये है कि इन्होंने तो सब ने जो है ढेर होने इमरान खान समेत और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुनाह में शरीक रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई और सियासी जमातें हैं। लेकिन पाकिस्तान भी बदकिस्मती से पार होने के करीब है। मैं फिर दोहराऊँगा कि 1971 का बदकिस्मत साल जो है अपने आप को दोहराने को है। वमा अलैना इल्लल बलाग।